हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। यस, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आता ही है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में से। तो अभी तक अगर चैप्टर 3 नहीं देखा हो तो पहले चैप्टर 3 देख के आइए, ताकि ये वाला जो पार्ट है, चैप्टर है, आपको और अच्छे से समझ में आए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आपको यहाँ पे कार्ड में भी मिल जाएगी। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर 4, जो कि है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और अगर चैनल पे अगर नए हो अभी तक, लाइक, सब्सक्राइब और क्या नहीं किया भाई, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेटा पहले उसे करो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कर दिया? चलो आ जाओ। तो चैप्टर 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है? चैप्टर है दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होती है और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं। ठीक है, जस्ट ए क्विक रिवीजन। क्या होती है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम रिफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम? नेशनल इनकम रिफर्स टू क्या होता है बेटा? सम टोटल। किसका? सम टोटल ऑफ व्हाट? ऑल द फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम। हमने ये भी पढ़ लिया था कि भाई फैक्टर इनकम क्या होती है? इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड दैट इज रेंट, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लेबर दैट इज वेजेस, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम कैपिटल दैट इज इंटरेस्ट, एंड इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉफिट दैट इज एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनसे क्या होती है? फैक्टर इनकम होती है। तो नेशनल इनकम क्या होती है बेटा? सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स। इज दैट क्लियर? दैट इज अर्न्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। कौन? अर्न्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इज दैट क्लियर? वो अपनी क्या होती है? नेशनल इनकम होती है। तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या? उसके मेथड्स, मतलब कि नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो जो अपन ने नेशनल इनकम की बेटा डेफिनेशन पढ़ी, मीनिंग पढ़ी, तो उससे जितने भी एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा कि भाई नेशनल इनकम 3 तरीके से निकाली जा सकती है। तो ये है भाई वो 3 मेथड। ठीक है, तो ये जो मेथड है, 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम दीज आर। तो पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, और तीसरा क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, कौन कौन से मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। आज जो हम बात करेंगे, मतलब स्पेशली आज की जो क्लास रहेगी वो सिर्फ कौन से मेथड की रहेगी बेटा? वैल्यू एडेड मेथड की। बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि एक बार में क्लियर हो जाए, है कि नहीं? एक बार हथौड़ा मारो, सॉलिड मारो। आ जाओ। इस मेथड का नाम क्या है बेटा? इस मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड? वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है बेटा? प्रोडक्शन में। किसमें? जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी कोई भी चीज क्या होती है? प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, चैप्टर 2 में मैंने उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। किसका? वैल्यू एडिशन का। किसका? वैल्यू एडिशन का, जिसमें हमने पढ़ा था कि वैल्यू एडिशन क्या होती है या प्रोडक्शन क्या होती है। देखो क्या होता है ना बेटा, जब भी प्रोडक्शन की जाती है, क्या की जाती है? प्रोडक्शन की जाती है, तो ऑन द ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन उसमें क्या करी जाती है? वैल्यू एडिशन। क्या करी जाती है? वैल्यू एडिशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था कि अपन क्या बना रहे थे बेटा? व्हीट थी अपने पास। क्या थी? व्हीट। और व्हीट से अपन क्या बना रहे थे? ब्रेड बना रहे थे, है कि नहीं? अब देखो इसका, फिर से इसको फटाफट देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वैल्यू एडेड मेथड है क्या। देखो वैल्यू एडेड मेथड में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कि फार्मर है। कौन है बेटा? फार्मर। ठीक है, फार्मर क्या प्रोड्यूस करेंगे? फार्मर प्रोड्यूस करेंगे व्हीट। ठीक है, अब है ना वो क्या करेंगे बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल कि उनको ये व्हीट प्रोड्यूस करने में या वो करने में उनके लगभग कितने रुपए खर्च हुए? उनके 1000 रुपीज खर्च हुए। जस्ट फॉर द एग्जांपल, सेक ऑफ एग्जांपल, उनके कितने रुपए खर्च हुए? 1000 रुपीज। ठीक है, सब इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर उन्होंने क्या किया? व्हीट उगा के उन्होंने ये किसको बेचा बेटा? फ्लोर मिलर को। किसको बेचा? फ्लोर मिलर को। ठीक है, तो फ्लोर मिलर के पास क्या आया बेटा? व्हीट आया। इज दैट क्लियर? अब वो इस व्हीट का क्या करेगा बेटा? इस व्हीट का वो बनाएगा फ्लोर। क्या बनाएगा? आटा। ठीक है, फिर वो इस आटे को कितने में बेचा उसने? मान के चलिए 3000 रुपीज में। कितने में? 3000 रुपीज में। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो व्हीट से क्या बनाया? फ्लोर मिलर ने उसको फ्लोर बनाया, तो फ्लोर मिलर ने यहाँ पे कितने रुपए की वैल्यू एडिशन कर दी बेटा? 2000 रुपीज की। और एक तरह से देखा जाए तो वो इनकम किसकी हो गई? फ्लोर मिलर की हो गई। फिर फ्लोर मिलर के बाद में कौन था? बेकर। कौन था? बेकर। बेकर ने क्या करा भाई? ये आटा खरीद लिया। ठीक है, अब इस आटे को खरीद के उसने क्या बनाई बेटा? ब्रेड बनाई। क्या बनाई? ब्रेड।
और फिर ये ब्रेड उसने किसको बेच दी बेटा, जो रिटेलर्स होते हैं ना, जो बेकरी वाले होते हैं, उसको इसने ब्रेड क्या कर दी बेटा, बेच दी। ठीक है, कितने में बेची मान के चलो, ऐसी एग्जांपल 5,000 रुपए में। तो देखो वापस से बेकर ने क्या करा बेटा, बेकर ने यहाँ पे 2,000 रुपीज का फिर से क्या कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया। तो जो इसने जो वैल्यू ऐड करी है वो एक्चुअल में क्या है, वो इसकी इनकम हो गई। ठीक है, जो इसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए होंगे, फिर उसके बाद में इसने खुद का जो फैक्टर प्रॉफिट निकाला होगा, तो वो सब काय में आते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फिर उसके बाद में अब ये किसने खरीदी बेटा, कंज्यूमर ने खरीदी, सॉरी यहाँ पे कौन आएगा, रिटेलर। तो अब जो रिटेलर है कौन है, ये जो रिटेलर है, ये ब्रेड अब वो किसको बेचेगा बेटा, वो बेचेगा कस्टमर्स को। ठीक है, और कस्टमर्स को वो कितने में बेचेगा, मान के चलो 7,500 में उसने पूरी ब्रेड्स बेच दी। तो एक तरह से इसने भी क्या कर दी, यस, वैल्यू एडिशन कर दी। तो ये होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाई इस मेथड को प्रोडक्शन मेथड भी बोला जाता है। आ जाओ, तो समझ में आया बेटा, ऑन द ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या करी जाती है, वैल्यू ऐड की जाती है। क्या की जाती है, वैल्यू ऐड। चलो अब देखते हैं इसको डिटेल में, यहां पर आ जाओ। क्या बेटा, वैल्यू एडेड मेथड या क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड। क्यों बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, अब समझ में आ गया होगा। इसको इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। चलो आ जाओ देखते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में, अपनी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज हैं, अगर आपने देखा हो, अपने एग्जांपल में प्राइमरी सेक्टर भी आ गया बेटा, अपने एग्जांपल में सेकेंडरी सेक्टर भी आ गया, और अपने एग्जांपल में टेरिशरी सेक्टर भी आ गया। दैट वाज फार्मर एंड देन उसके बाद में जो फ्लोर मिलर था, वो दोनों कौन थे, वो दोनों के दोनों, और बेकर, ये फार्मर था प्राइमरी सेक्टर का अपना, ठीक है, बेकर, और जो अपना क्या बोलते हैं फ्लोर मिलर था, वो सेकेंडरी सेक्टर के थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और जो रिटेलर था बेटा, रिटेलर सर्विस दे रहा है, यहाँ से खरीद के वहां बेच रहा है, तो वो कौन था, वो आपका सर्विस सेक्टर का था, क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहा था, ट्रेडिंग कर रहा था। तो मतलब कि आपकी इकोनॉमी में जितने भी क्या हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, वो सब मिलके क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। तो इसलिए वैल्यू एडिशन मेथड में क्या करते हैं, नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं, उनने जितनी भी वैल्यू ऐड करी है, उसे उठा के क्या कर दिया जाता है, सम टोटल कर दिया जाता है। द रीजन इज, क्योंकि वैल्यू ऐड क्यों होती जा रही है, क्योंकि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में वो और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाते जा रहे हैं। देखो कैसे, फार्मर ने लगाए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद व्हीट बना के उसने किसको बेच दिया बेटा, फ्लोर मिलर को। फिर फ्लोर मिलर ने भी तो लगाया ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसने भी लैंड लगाया, लेबर लगाया, कैपिटल लगाया, और एंटरप्रेन्योर स्किल्स लगाई, तभी तो व्हीट काय में कन्वर्ट हुआ, आटे में कन्वर्ट हुआ। फिर वो किसके पास गया, बेकर के पास, बेकर ने भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल लगाए होंगे, तभी वो काय में कन्वर्ट हुई बेटा, ब्रेड में कन्वर्ट हुई। तो एक तरह से हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे क्या ऐड होती जा रही है, वैल्यू ऐड, और जो वैल्यू एडिशन होती जा रही है, उससे सबकी क्या हो रही है, इनकम, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन करने के लिए वो लोग क्या लगा रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे आ जाओ। सो दिस इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। इसलिए इस मेथड को क्या बोला जाता है, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड बोला जाता है, या नेट आउटपुट मेथड बोला जाता है। आगे आ जाओ। The contribution of all producing enterprises to production in the domestic territory of a country during the year is equals to the market value of the GDP, called GDP-MB। मतलब आपकी देश में जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, उनने जितनी भी वैल्यू ऐड करी है, जब आप उसको क्या करोगे बेटा, सम टोटल करोगे, तो आपकी क्या निकल के आएगी, GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्यों आएगा, चलो ग्रॉस क्यों आएगा, क्योंकि कुल है। डोमेस्टिक क्यों आएगा, क्योंकि आप कौन सी इंटरप्राइजेस ले रहे हो, यू आर टेकिंग इंटरप्राइजेस ऑफ योर ओन कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी। अपने देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस हैं, उन्होंने जितनी भी वैल्यू ऐड करी है बेटा, उसे उठा के आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो ये क्या हो गया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट है। मार्केट प्राइस क्यों आया, सुनो, फार्मर कहाँ बेचेगा, मंडी में ना, मतलब मार्केट में। समझ में आया, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। वैसे एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद में फार्मर से कौन खरीदेगा बेटा, यस, कौन खरीदेगा, फ्लोर मिलर। वो भी कहाँ खरीदेगा, यस, मार्केट में। फिर उसके बाद में फ्लोर मिलर जो आटा बना के बेकर को देगा, तो बेकर कहाँ खरीदेगा, मार्केट में, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इसलिए आपके जितने भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस हैं, वो एक प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस दूसरे प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस से एज ए इंटरमीडिएट गुड्स खरीदता है या रॉ मटेरियल खरीदता है, तो वो कहाँ खरीदता है बेटा, मार्केट में खरीदता है।
इस वजह से यहाँ पे क्या निकल के आती है, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर अपन इसको एडजस्ट करते हैं क्या निकालने के लिए, एनएनपीएफसी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होती है बेटा अपनी, ये अपनी नेशनल इनकम होती है। कैसे जीडीपी से नेशनल इनकम पे पहुंचते हैं वो मैंने लास्ट चैप्टर में भी सिखाया था, कैसे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें भी अपन देख लेंगे। ठीक है, चलो तो आफ्टर क्या करना है बेटा, सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस जो उन्होंने वैल्यू ऐड करी है उसका सम टोटल करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी आपकी, जीडीपी एफसी निकल के, सॉरी जीडीपी एमपी निकल के आ जाएगी, क्योंकि सब लोग कहाँ बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं ना। चलो आगे बात करते हैं। अब क्या निकालना है बेटा अपने को, वैल्यू एडेड है ना। तो वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यू एडेड ऐसे निकालते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि जो भी अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फार्मर के केस में, अगर अपने को फार्मर जी के केस में ये निकालना है कि उनका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है ना, तो फार्मर ने क्या करा था, बेचा कितने में था बेटा, सॉरी फार्मर्स ने बेचा में कितना था, फार्मर ने बेचा था बेटा 2000 रुपीज में। कितने में बेचा था, 2000, और उन्होंने लगाए कितने थे, 1000। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट उनका कितना निकल के आया बेटा, यस 1000 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद में जो कौन था भाई, फ्लोर मिलर, फ्लोर मिलर ने फार्मर से कितने में खरीदा बेटा, 2000 में। तो वो तो उसका क्या हो गया बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। अब उसने आटा बना के आगे किसको, बेकर को कितने में बेचा, उसने बेचा मान लो 5000 रुपीज में मान लेते हैं। तो 5000 उसका क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 5000, 2000 का उसने रॉ मटेरियल खरीदा था, तो इसने कितनी वैल्यू ऐड कर दी, 3000 रुपीज। ठीक है, तो वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी उनकी जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है उसमें से अपन किसको माइनस कर देते हैं, इनका इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। तो ये निकल के आ जाती है कि उस प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ने कितनी वैल्यू ऐड की है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब देखना है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट वैसे तो सेल कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल के बराबर तभी मानी जाती है जब क्या होता है, हाँ, जब आपका जितना भी स्टॉक है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए बेटा, उसी साल बिक जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता। समझ में आया, ये बहुत रेयर केस है कि आपने जितना भी स्टॉक इस साल बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, प्रोड्यूस किया है, वो उसी साल पूरा का पूरा बिक जाए। कुछ ना कुछ स्टॉक आपका कैसा रह जाता है बेटा, अनसोल्ड रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कौन हो, अगर आप एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और अगर आपने पूरे ईयर में बेटा 1000 यूनिट्स बनाई हैं, ठीक है, ये आपका पहला ही साल है, मान लो ये आपका फर्स्ट ईयर है और आपने फर्स्ट ईयर में 1000 यूनिट्स क्या करी हैं, मैन्युफैक्चर करी हैं, तो क्या इज इट पॉसिबल कि पूरी की पूरी 1000 यूनिट इसी साल में बिक जाएं, है ना, नहीं है ना पॉसिबल, बहुत रेयर केस है। लेकिन अगर आपको ये स्पेशल केस मान लेते कि अगर आपकी 1000 यूनिट इसी साल बिक जाती हैं, ठीक है, और आप एक यूनिट कितने रुपए की बेचते हो बेटा, जैसे मान के चलो 100 रुपए की मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, यानी कितने में बेचा बेटा, 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपीज आपका क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। लेकिन कब होगा, व्हेन द ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस इन द अकाउंटिंग ईयर वो क्या हो जाए, बिक जाए। इज दैट क्लियर, समझ में आया, जो कि बहुत रेयर है। तो याद रखना वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल कब होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स तभी होगा जब आपका पूरा का पूरा आउटपुट, ये रहा एंटायर आउटपुट क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। आ जाओ, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इट रिफर्स टू, वैल्यू आउटपुट क्या होती है बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इफ द एंटायर आउटपुट, अगर आपका जो भी आउटपुट है पूरा का पूरा आउटपुट अगर एक साल के अंदर अंदर बिक जाता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या होती है, सेल होती है। ये लिखा है इफ एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। चलो, लेकिन ऐसा नहीं होता, फिर कैसा होता है, हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक बच जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चलो क्यों होता है अब यह समझाऊंगा। इफ सम ऑफ द आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड इट इज एडेड टू द फर्म्स इन्वेंटरी स्टॉक, इट इज एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन स्टॉक। इसे क्या बोलते हैं बेटा, चेंज इन स्टॉक। ये चेंज यहाँ पे ट्रायंगल आएगा, नोट्स में ध्यान रखना। ड्यूरिंग द ईयर इन सच ए सिचुएशन वैल्यू ऑफ आउटपुट मेजर्स एज द सम टोटल ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कि अगर आपका कोई भी स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है, जैसे मान के चलिए आप वही टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, इस साल बेटा आपने 1000 यूनिट्स बनाई थी, कितनी बनाई थी, 1000 यूनिट्स। अब इस 1000 यूनिट्स में क्या हुआ, आपका 750 यूनिट्स तो आपकी सेल हो गई,
तो ये आपके सेल में आ गया। बाकी की कितनी बची बेटा 250 यूनिट्स, ठीक है। 250 यूनिट्स आपकी क्या है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक है, यस। तो ध्यान से इस साल समझना क्योंकि इस चीज को अपन अगले साल लेके जाएंगे, ठीक है। आपने 1000 यूनिट्स बनाई, ठीक है सर, हाँ ठीक है। इस साल बेची कितनी 750 यूनिट्स, ठीक है सर। कितना बच गया अनसोल्ड स्टॉक कितना है ये, और ये आपका इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है। आप नए नए फर्म हो तो ये आपका इस साल का क्या होगा बेटा क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये अपना फर्स्ट ईयर है। कौन सा ईयर है ये अपना फर्स्ट ईयर है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो अगर इस साल का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक अगले पेज पे दे रखा है, यही लिख देता हूं कि चेंज इन स्टॉक क्या होता है बेटा, देखो चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब जरा इधर सुनना, क्या तुम्हारा तो नया फर्म है ना बेटा, नया फर्म है तो तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक होगा क्या, नहीं होगा। मतलब ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया आपका जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो। यानी कि आपका चेंज इन स्टॉक कितना निकल के आएगा 250 यूनिट ही निकल के आएगा। तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल के आएगा 750 यूनिट जो आपने बेच दी और 250 यूनिट जो आपकी इस साल बची हुई है। तो आपका इस साल का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल के आएगा, डेट इज 1000 यूनिट्स, ठीक है। उन्हें जितने में भी मार्केट में बेचते हैं उसका इंटू करके आपकी क्या निकल के आ जाती, मार्केट वैल्यू निकल के आ जाती। लेकिन अब समझना, क्या समझना है यहाँ पे कि अब अपन अगले साल आ गए बेटा। कौन से साल आ गए, यस नेक्स्ट ईयर। तो जब आप नेक्स्ट ईयर जाओगे तो ये जो 250 यूनिट है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर की यानी फेंक दोगे क्या, नहीं, ये अगले साल की क्या बनेंगी ओपनिंग स्टॉक। ये नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा बेटा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ईयर था, ये आपका कौन सा ईयर हो गया, यस सेकंड ईयर हो गया। तो क्या करा जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल। अब आप सेकंड ईयर में आ गए, सेकंड ईयर में जो बेचोगे प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को मैं जरा ओपन करके लिखता हूं यहाँ पे, देखो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इस साल का बचा हुआ स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का स्टॉक। कौन से साल का, यस। तो पिछले साल के स्टॉक को बेटा देखो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं। रीजन डबल काउंटिंग, हटाना पड़ेगा क्योंकि ये पिछले साल का है, कब काउंट हो चुका है पिछले साल। ये 250 यूनिट कब काउंट हो गई, पिछले साल ही काउंट हो गई ना। इस साल आनी चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्यों, एक और रीजन है, क्योंकि ये जो ओपनिंग स्टॉक है बेटा ये पिछले साल का स्टॉक है, ये पिछले साल बना था, इसकी अकाउंटिंग कौन से साल हो चुकी है, पिछले साल हो चुकी है। इसलिए जब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाली जाती है, जब आपका स्टॉक बच जाता है, क्या बच जाता है, जब आपका स्टॉक है, आपके पास बचा हुआ स्टॉक है, तो उस टाइम पे कैसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि चेंज इन स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को क्यों हटा दे दिया जाता है, आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो पिछले साल का स्टॉक है। कौन से साल का, पिछले साल का। और अपन को इस साल का वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए इस साल की नेशनल इनकम निकालने के लिए, इसलिए पिछले साल का जो स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक उसको हटा देते हैं। ये होता है चेंज इन स्टॉक बेटा, यहाँ पे दे रखा है चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक तरह से हटा रहे हैं ओपनिंग स्टॉक को क्योंकि ये कौन से ईयर का है, ये लास्ट ईयर का है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, और उस साल इसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, काउंट कर चुके हैं। सो इट इज मेजर्ड एज डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। बुक में भी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं मिलेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। समझ में आया क्यों हटा रहे हैं, आ जाओ। अब क्या नेक्स्ट क्या चीज दे रखी बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आर द नॉन फैक्टर इनपुट्स, वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं, फैक्टर इनपुट्स के अलावा जो भी इनपुट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा, नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं। फैक्टर इनपुट क्या हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इसके अलावा जो भी है वो सारे क्या हो गए, वो नॉन फैक्टर इनपुट हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो जो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है वो क्या होता है बेटा, प्राइमरली इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रार्मर ने व्हीट बेचा किसको, फ्लोर मिलर को, तो व्हीट क्या था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो था रॉ मटेरियल, क्लियर है। फिर उसके बाद में फ्लोर मिलर ने बेकर को क्या बेचा, फ्लोर। फ्लोर क्या था, बेकर के लिए रॉ मटेरियल, क्योंकि उससे वो क्या बनाएगा, ब्रेड बनाएगा, क्लियर है, आ गई बात समझ में। और इंटरमीडिएट गुड्स अपन ने पढ़ा हुआ है सेकंड वाले चैप्टर में, आर दोज गुड्स जिनमें क्या ऐड की जा सकती है, वैल्यू ऐड की जा सकती है। तो वो ज्यादातर क्या होते हैं बेटा, या वो होते ही क्या है, वो रॉ मटेरियल होता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे फिनिश गुड्स बन जाएगा। फिर वो रिटेलर के लिए भी क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उसमें वो क्या कर सकता है, वैल्यू ऐड कर सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स जिनमें क्या ऐड की जा सकती है, वैल्यू ऐड किया जा सकती है। ज्यादातर वो क्या होता है बेटा, रॉ मटेरियल। समझ में आया, ठीक है।
चलो, तो ये आपके इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। तो अब आपकी जीडीपी एमपी कैसे निकल के आएगी? जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी निकालने के लिए आपके देश में, मतलब आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं, उन सभी एंटरप्राइजेस की क्या करेंगे अपन? वैल्यू एडेड। उन्होंने जितनी भी वैल्यू ऐड करी है, प्राइमरी सेक्टर ने, सेकेंडरी सेक्टर ने, टेरिशरी सेक्टर ने, इनने जितनी भी वैल्यू ऐड करी है, इस वैल्यू ऐड का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। जैसे ही इनका सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि बेटा क्या है? कुल है, कुल प्रोडक्शन है, ठीक है। डोमेस्टिक क्यों निकल के आ रहा है? बिकॉज यू आर टेकिंग डोमेस्टिक। कौन सी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस ले रहे हो आप? डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस ले रहे हो, उनका सम टोटल कर रहे हो, इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। और एमपी क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सारे के सारे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस कहाँ बेचेंगे अपने प्रोडक्ट को? ये सब मार्केट में बेचेंगे, इसलिए कौन सी प्राइस निकल के आएगी बेटा? मार्केट प्राइस। कौन सी प्राइस? मार्केट प्राइस। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, gross value added by all the producing enterprises within the domestic territory of a country during the period of 1 year। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस है आपके देश में, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में, उनका आप क्या कर दो बेटा? सम टोटल कर दो। तो ये क्या निकल के आती है? ये निकल के आती है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये आपकी जीडीपी एमपी निकल के आ गई सर जीडीपी एमपी। अब नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? इधर देख लो, देखो, अब जीडीपी एमपी से अपन को काय पे जाना है? नेशनल इनकम पे। एनएनपीएफसी बताया था ना मैंने आपको, नेशनल इनकम क्या होती है बेटा? ये एनएनपीएफसी आपकी नेशनल इनकम होती है, एनएनपीएफसी। चलो, सेकंड जो अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कैसे पढ़ा था अपन ने? देखो, मैंने सिखाया था ना बेटा, ग्रॉस को काय में कन्वर्ट करना है? नेट में। ग्रॉस मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। क्लियर है? अभी तक इसमें से क्या माइनस नहीं करा है? डेप्रीशिएशन माइनस नहीं किया। तो अब अपन क्या करेंगे? ग्रॉस को अगर नेट में कन्वर्ट करना है, काय में कन्वर्ट करना है? नेट में। तो क्या माइनस कर दो? यस, डेप्रीशिएशन। जैसे ही ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन माइनस हुआ, ये देखो काय पे आ गए? नेट पे आ गए। ठीक है, अब अपने को बेटा काय पे जाना है? नेशनल पे। मतलब डोमेस्टिक इनकम को काय में कन्वर्ट करना है? नेशनल इनकम में। अगर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो इधर ऐड, ठीक है, सॉरी गलती से हो गया, ये कॉपी पेस्ट करते टाइम लिखना भूल गया मैं। तो ऐड हो जाएगी क्या? बाहर की इनकम। घरेलू इनकम में कौन की इनकम जोड़ देंगे? बाहर की इनकम जोड़ देंगे, एनएफआईए जोड़ देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगी अपनी? यस, अपनी डोमेस्टिक इनकम बेटा काय में कन्वर्ट हो जाएगी? नेशनल इनकम। ये देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पी तो पी प्रोडक्ट ही रहेगा। अब कौन बचा बेटा? नेशनल इनकम पे पहुंचने के लिए कौन सी कॉस्ट चाहिए बेटा? फैक्टर कॉस्ट चाहिए। ये क्या है? मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस मतलब क्या बताया था मैंने? यस, अपन ने पढ़ा था इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। क्या होते हैं ये? मार्केट प्राइस यानी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस यानी कौन बेटा? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसमें टैक्सेस क्या है? इंक्लूडेड है ना। तो इसमें से अपन क्या माइनस कर दे? अगर टैक्स माइनस कर दे तो काय पे पहुंच जाएंगे? एनएनपीएफसी पे पहुंच जाएंगे। ये अपना निकल के आ गया नेशनल इनकम। समझ में आया? अब एक चीज और समझ लो इसी के साथ में कि ये नेशनल इनकम क्यों नहीं है और ये नेशनल इनकम क्यों है? क्योंकि इसमें क्या जुड़ रहे हैं बेटा? टैक्स। क्या जुड़ रहे हैं? टैक्स जुड़ रहे हैं, इसलिए इसे नेशनल इनकम नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि अगर टैक्सेस, क्योंकि है ना, अगर इसको अपन नेशनल इनकम मानेंगे ना तो इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है? कि भाई अगर सरकार को ऐसा दिखाना होगा ना कि हमारी नेशनल इनकम ज्यादा है, तो वो क्या करेगी? टैक्सेस बढ़ा देगी। टैक्सेस बढ़ा देगी तो उसका क्या होगा? अपने आप आपकी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जब सरकार को नेशनल इनकम कम दिखाना होगा तो वो टैक्सेस क्या कर देगी? कम कर देगी। तो अपने आप कैसी देखे? वैसे कम तो दिखाएगी नहीं, कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा देखे। इसलिए इसको नेशनल इनकम नहीं माना जाता। किसको नेशनल इनकम माना जाता है? एनएनपीएफसी को, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होते हैं। समझ में आ गया? इंक्लूसिव ऑफ अगर टैक्सेस को अपन क्या लेने लगे? नेशनल इनकम लेने लगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका अपने को ध्यान रखना है क्या कैलकुलेट करते टाइम, वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते टाइम। सावधानी बरतनी है, नहीं तो क्या हो जाएगी बेटा? गलती हो जाएगी। आ जाओ, आइटम्स टू बी इंक्लूडेड। कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड करना है? सबसे पहला, कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड, बिकॉज
कमीशन इज अ रिवार्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। हाँ भाई, अगर आपने कोई सेकंड हैंड गुड्स बिकवाया है, कोई गाड़ी बिकवाई है, उसके ऊपर जो आपको कमीशन मिल रहा है ना बेटा, वो कमीशन आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि आपने सर्विस कौन से साल दी है, इस साल दी है। इज दैट क्लियर? भले ही वो सेकंड हैंड गुड्स है, आपने सर्विस कब दी है, आपने सर्विस इस साल दी है, वो सर्विस इस साल जनरेट हुई है, करी है, उससे आपको क्या मिल रही है बेटा, कमीशन मिल रही है। तो वो कौन से साल में आएगी, इसी साल में आएगी। उस कमीशन को अपने को क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, वो जो आपने सेकंड हैंड गुड्स बिकवाया उस पे जो आपको कमीशन मिल रहा है, क्योंकि आपने वो सर्विस इस साल दी है। सेकंड, किसका ध्यान रखना है, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स of the producing units is taken into account while estimating the value added, because these goods are likely those produced for the market, they are simply not sold owing to the need by the producer themselves। हाँ भैया, अगर आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, ठीक है, और उन्हें प्रोड्यूस करके आपने उन्हें क्या कर लिया, सेल्फ कंज्यूम कर लिया। जैसे फार्मर करते हैं ना, फार्मर जैसे वीट उगाते हैं, ठीक है, अब कौन फार्मर है जो खुद वीट उगा रहा है और उसके बाद में अलग से क्या लेके आ रहा है, आटा लेके आ रहा है, कोई लेके नहीं आता। तो वो लोग क्या करते हैं, जितना भी आटा उगाते हैं उसमें उनको जितना भी साल भर गेहूं लगता है वो अपने पास में रख लेते हैं। ठीक है, तो जो अगर आपने सेल्फ मतलब अगर आपने मैन्युफैक्चर किया है और मैन्युफैक्चर करने के बाद आपने उसे क्या कर लिया, सेल्फ कंज्यूम कर लिया, उसको भी क्या करना है, जी हाँ, उसको भी क्या करना है भाई, इंक्लूड करना है व्हाइल एस्टिमेटिंग दैट जीडीपी या व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड। समझ में आई बात कि नहीं? क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप वो कंज्यूम नहीं करते तो आप उसे कहाँ बेचते, मार्केट में बेचते। चलो, अगर आप उसे मार्केट में नहीं भी बेचते, या फॉर एग्जांपल अगर आप मान के चलो पूरा का पूरा आप मार्केट में बेच भी देते, तो फिर आप क्या करते, हाँ, आप खुद के लिए भी तो खरीद के लाते या नहीं लाते, मतलब दोनों चीजें हो गई। क्लियर है? तो अगर आप उसे सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी वैल्यू भी अपन को क्या करना है बेटा, जीडीपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते टाइम उसको इंक्लूड करना है, क्योंकि अगर आप उसे कंज्यूम नहीं करते तो आप उसे मार्केट में क्या करते, सेल करते। समझ में आया? चलो, थर्ड क्या है भाई, क्या इंक्लूड करना है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। वही बात है, टेकन इनटू अकाउंट अगेन बिकॉज दीज गुड्स आर लाइकली दोज प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट। ठीक है, अगर आप सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, एक तरह से ये दोनों पॉइंट क्या हुए, सेम ही हो गए, है ना? ठीक है, दोनों पॉइंट क्या है, सेम ही है। चलो, इसके बाद में इंप्यूटेड वैल्यू की मतलब होता है बेटा सेल्फ कैलकुलेटेड गुडविल, ठीक, सॉरी, सेल्फ कैलकुलेटेड प्रोडक्शन, उसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो। चलो, फोर्थ वाला देख लेते हैं बेटा, इंप्यूटेड रेंट ऑन द ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज ऑल हाउस have rental value no matter these are self occupied और rented out। यानी कि जब भी आप क्या निकाल रहे हो, आप ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल रहे हो, तो आप जिस घर में रह रहे हो, आपके खुद के घर का, आपको अपने खुद के घर का क्या निकाल लेना है, रेंट निकाल लेना है, और उस रेंट को भी क्या किया जाता है बेटा, ऐड किया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि हर घर का क्या होता है, एक रेंटल वैल्यू होती है, और अगर उस बंदे के पास में घर नहीं होता तो वो काय से रह रहा होता, रेंट से रह रहा होता। इसलिए सेल्फ ओन्ड हाउस, खुद के घर का भी क्या निकाल के ऐड किया जाता है, रेंट, एस्टिमेटेड रेंट निकाल के उसमें ऐड किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। चलो, अब क्या देखेंगे अपन, सॉरी, हाँ, अब क्या देखेंगे अपन, अब देखेंगे किसको इंक्लूड नहीं करना है, वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जो सेकंड हैंड गुड्स आपने बेचे या उन्हें परचेज किया, उनको यहाँ इंक्लूड नहीं करना। क्या रीजन है? क्योंकि जिस साल वो प्रोड्यूस हुए थे उस साल उनकी क्या हो चुकी है, काउंटिंग हो चुकी है। ठीक है, सो बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर द ड्यूरिंग द ईयर दे वर प्रोड्यूस। ठीक है, जिस साल उन्हें प्रोड्यूस करा था उस साल उनको ऑलरेडी क्या कर लिया गया है, ऐड कर लिया गया है। सेकंड क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। कौन से? जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जैसे जो रॉ मटेरियल हो गया, उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये क्योंकि उनकी वैल्यू फाइनल गुड्स में ऑलरेडी क्या होती है, इंक्लूडेड होती है। इसलिए व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड अपन हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं। किसकी वैल्यू लेते हैं? फाइनल गुड्स। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ये भी अपन ने पहले ही पढ़ चुके कि भाई जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में प्रेजेंट होती है। जैसे अपन ने देखा था कि फ्लोर मिलर ने वीट कितने का खरीदा था बेटा, 2000 का खरीदा था फार्मर से, फिर उसने आगे पूरा प्रोसेस करके कितने में बेचा, 5000 में। तो उस 5000 में 2000 रुपीज वीट की जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। उससे ज्यादा में ही बेचेगा, कम में थोड़ी बेचेगा। थर्ड, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड सिंपली बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू। यानी कि वो सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप कर रहे हो
ठीक है, जैसे कि ज्यादातर इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सर्विसेज हाउसवाइफ, ठीक है। तो इनके जो सर्विसेज होती है ना, इनकी आप क्या पता नहीं लगा सकते, इनकी आप एकदम मार्केट में करंट वैल्यू क्या है वो आप पता नहीं लगा सकते। तो इस तरह की सर्विसेज को क्या नहीं किया जाता बेटा, इंक्लूड नहीं किया जाता। फोर्थ क्या है बेटा, वैल्यू एडिशन रिलेटेड टू इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है। और उसका भी एक पॉइंट समझो यहाँ पे, इलीगल एक्टिविटीज को इसलिए अकाउंट नहीं करा जाता क्योंकि उनका क्या नहीं है, डेटा नहीं है, ठीक है। चलो, वैल्यू एडिशन रिलेटेड टू इलीगल एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड as no specific data input is available, क्योंकि उनका क्या अवेलेबल नहीं है, डेटा इनपुट भी अवेलेबल नहीं है। और एक और चीज, इलीगल एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, इज डेट क्लियर, क्योंकि अपन ने क्लियरली इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्लियरली लिखा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर लीगल, जो क्या होती हैं, लीगल होती हैं। तो इस वजह से भी क्या नहीं होता बेटा, इलीगल एक्टिविटीज को अकाउंट नहीं किया जाता व्हाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड और नेशनल इनकम। चलो, एक और टॉपिक क्या है इसमें, इसमें एक और दिक्कत आती है, वो काहे की दिक्कत आती है बेटा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड द वेज टू अवॉइड इट। हमें डबल काउंटिंग क्या होती है, एक ही प्रोडक्ट को कितनी बार काउंट कर लिया जाता है, 2 बार, कितनी बार, 2 बार काउंट कर लिया जाता है। आ जाओ, तो डबल काउंटिंग रिफर्स टू काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ सेम प्रोडक्ट, है ना, समझ में आ गया होगा, सेम प्रोडक्ट मोर देन वंस, कितनी बार काउंट कर लिया भाई, 2 बार काउंट कर लिया। कॉजेस, the problem arises when the value of certain goods is counted more than once. This happens when we fail to draw distinction between the final goods and intermediate goods, ठीक है। तो ये गलती कब होती है, गलती तब होती है जब अपन इनकी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल रहे होते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और उस टाइम अपन जो डिस्टिंक्शन करते हैं ना कि ये इंटरमीडिएट गुड है और ये फाइनल गुड है, तो उसको डिस्टिंक्शन करते टाइम क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, और गलती से अपन क्या ले लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड ले लेते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड ले लिया, फिर फाइनल गुड भी ले लिया, तो एक बार इंटरमीडिएट के गुड के फॉर्म में वो काउंट हो गया और एक बार फाइनल गुड्स में वो क्या हो गया बेटा, काउंट हो गया। तो उस वजह से वो कितनी बार काउंट हो जाता है, 2 बार काउंट हो जाता है, ठीक है। तो उसके कुछ वेज हैं जिससे अपन इसे क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। 2 तरीके हैं जिससे इन्हें अवॉइड किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है बेटा, फाइनल आउटपुट मेथड। कौन सा मेथड, फाइनल आउटपुट, यानी कि आप सिर्फ वही गुड्स लेंगे जो कैसे हैं, फाइनल गुड्स को ही लिया जाएगा। देखो, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ देयर एंड यूज, कौन सा यूज, एंड यूज, अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, आर टू बी कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। एंड यूज के बेसिस पे अपन क्या लेंगे, सिर्फ फाइनल गुड्स ही लेंगे जब अपन को क्या निकालना है बेटा, जीडीपी का एस्टिमेशन करना है। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड, इंटरमीडिएट गुड्स को बिल्कुल कंसिडर नहीं करना है। वी नो इन टर्म्स ऑफ देयर एंड यूज से समझना है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इज दैट क्लियर। तो अपन को सिर्फ फाइनल गुड्स लेना, और हमें पता है कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, ठीक है। मतलब कि जिनमें वो क्या है, रेडी फॉर यूज है, किसके द्वारा, फाइनल यूजर्स के द्वारा, हु मे बी कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर। और वो फाइनल यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं बेटा, वो कंज्यूमर भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। तो सिर्फ कौन से गुड्स लेना है, फाइनल गुड्स लेना है जो बाउंड्री लाइन से बाहर हो चुके हैं, जिनमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं बची। चलो, क्या है बेटा, वैल्यू एडेड मेथड। एक और क्या लेना है, सेकंड पॉइंट क्या है, वैल्यू एडेड मेथड, यानी अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड by all the producing units within the domestic territory of a country is to be considered in the estimation of GDP। यानी कि जब अपन वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी निकाल रहे हैं, तो जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज हैं उन्होंने जितनी भी वैल्यू ऐड की है, सिर्फ वो लेना है, जितनी भी उन्होंने क्या करी है, वैल्यू ऐड। और वैल्यू ऐड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऐड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। वो करके सिर्फ उनकी वैल्यू एडेड लेनी है, और वैल्यू एडेड रिफर्स टू द, ये लिखो, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द कंट्री। क्लियर, आ गई बात समझ में कि नहीं आई। तो ये 2 तरीके हैं जिससे अपन जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है उसे अपन क्या कर सकते हैं, उसे अपन अवॉइड कर सकते हैं। भाई ये एक क्वेश्चन डाला था मैंने, है कि नहीं, लेकिन टाइम मेरे को लग रहा है शायद ज्यादा हो जाएगा, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको ना इसको समझा देता हूँ, ठीक है, क्या कर देता हूं, मैं समझा देता हूं। जरा इधर देखो, इसे अपन बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहे, बस मैं आपको समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे देखो क्या दे रखी है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखी है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज्ड बाय, ठीक है। तो ये इनका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टेरिशरी सेक्टर का। ये इनका क्या है बेटा, ये इनका है वैल्यू ऑफ इनपुट। तो इनकी वैल्यू एडेड कैसे निकाल लेंगे, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस
इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो ये इनके वैल्यू ऑफ आउटपुट है। जैसे प्राइमरी सेक्टर है तो बेटा प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है 800, ये लैक्स में है 800 लैक्स, माइनस प्राइमरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कितना दे रखा है बेटा 400, तो प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडेड कितना आ गया 400। ठीक है, ऐसे ही अपन किसका निकाल लेंगे सेकेंडरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर का कितना है बेटा 200 वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है बेटा 100, तो ये कितना आ गया, इसका वैल्यू एड कितना आ गया 100 आ गया। फिर टेरिशरी सेक्टर का निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट टेरिशरी सेक्टर का कितना है, ये था अपना सेकेंडरी का, चलो टेरिशरी का कितना आएगा 300, आउटपुट है 300, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है टेरिशरी सेक्टर का 50, तो इसका वैल्यू एड कितना आ गया, इसका वैल्यू एड आ गया 250। ठीक है, तो जितने भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर, इनने जितनी भी वैल्यू ऐड करी है, इसे जैसे ही आप ऐड करोगे, इनने जितनी भी वैल्यू ऐड करी है, तो प्राइमरी सेक्टर की अपन यहाँ लिख लेते हैं 400, सेकेंडरी की कितनी आई 100, और टेरिशरी की कितनी आई बेटा 250। ठीक है, इसको हटा दूं, तो जैसे ही आप जितनी भी इनने वैल्यू ऐड करी है, वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, तो आपकी क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगा GDP-MP। प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू ऐड, सेकेंडरी सेक्टर की वैल्यू ऐड और टेरिशरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर की हो गई 400, इसकी हो गई बेटा 100, और इसकी कितनी हो गई 250। तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 750, ये अपनी GDP-MP आ गई। अब GDP-MP क्या है, ये GDP-MP अपने को क्या निकालना है, देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस आ गया 750, ये वाला काम हो गया। दूसरा क्या निकालना है बेटा नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होती है अपन को पता है, नेशनल इनकम होती है NNP-FC, मतलब GDP-MP से मेरे को किस पे पहुंचना है NNP-FC पे पहुंचना है। तो मतलब ग्रॉस को काय में कन्वर्ट करना है नेट में, तो ग्रॉस होता है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें से क्या माइनस कर देते हैं डेप माइनस कर देते हैं। तो 750 में से डेप क्या होता है बेटा जरा देखना है यहाँ पे, किसी को दिख रहा है, यस ये है डेप बेटा, यहाँ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ऑल द सेक्टर्स, ये होता है डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दिया 80, जैसे ही मैं इसमें से बेटा 80 माइनस करता हूं तो मेरा ये क्या निकल के आएगा, ये मेरा जो ग्रॉस है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा नेट में, तो ये आ गया MP। माइनस करोगे कितना आएगा 670 रुपीज। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को डोमेस्टिक इनकम को काय में कन्वर्ट करना है बेटा नेशनल इनकम में, तो इसमें क्या जोड़ूंगा मैं NFI, बाहर की इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालेंगे, ये देखो फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कितने पैसे आए 10 लाख, ठीक है लाख में है, लैक्स में 10 लाख आए। फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, लो भैया पे कितना कर दिया 20, यानी इनकम हुई 10 और खर्चा हुआ 20। तो बेटा NFI काय में आ रही है नेगेटिव में, नेगेटिव में आ रही है मतलब नुकसान हो गया। तो बेटा जब नुकसान हो जाता है ना तो डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस करना है लेकिन अपनी NFI काय में आया है माइनस में आया है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी अब ये कितना हो गया 660 हो गया। और डोमेस्टिक इनकम काय में कन्वर्ट हो गई बेटा नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो गई। अब MP को काय में कन्वर्ट करना है बेटा FC में, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 50 और सब्सिडी कितने की मिली है 20 की। तो NIT कैसे निकालते हैं, NIT इज इक्वल्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस 50 है, सब्सिडी कितनी है 20, तो आपका NIT कितना निकल के आ गया, NIT आपका निकल के आ गया 30। तो आप जैसे ही इसमें से NIT माइनस करोगे कितना 30 माइनस कर दोगे तो ये आएगा आपका 630, ये आपकी क्या निकल के आ गई, ये आपकी NNP-FC यानी कि नेशनल इनकम निकल के आ गई। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है वो करके देख लेना है ना, बाकी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार सारे मेथड अच्छे से समझा देता हूँ, फिर एंड में मतलब जो लास्ट पार्ट रहेगा उस लास्ट पार्ट में वैल्यू एडेड के कुछ आपके इनकम मेथड के, कुछ आपके एक्सपेंडिचर मेथड के मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये सिर्फ अभी नॉर्मल सा एक सिंपल सा मैंने आपको क्वेश्चन बताया। चलिए, तो अब आज के लिए इतना काफी है, अगर समझ में आया हो अच्छे से तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के जाना। थैंक यू।